हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम चैप्टर 4 के आगे के टॉपिक्स करेंगे। जो जीएआर का चैप्टर 4 है वो सेम टॉपिक से रिलेटेड है, उसमें सेम चीज़ें दी हुई हैं। तो मैंने इस वीडियो में इस चैप्टर को भी कवर किया है। तो मैं रिकमेंड करूँगी जब भी आप इस वीडियो को सुनो तो जीएआर का चैप्टर 4 भी साथ साथ पढ़ लेना, इसी में कवर हो जाएगा, वरना आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो जब आप इस जीएआर का चैप्टर 4 साथ साथ पढ़ोगे तो आपको बड़ा ईजी भी लगेगा। तो इसको ध्यान रखना बात को मेरी कि जीआर का चैप्टर 4 भी इस वीडियो के साथ आप कवर कर सकते हो अपना। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है एडजस्टमेंट बिटवीन गवर्नमेंट्स, जिसे बोलते हैं इंटर गवर्नमेंट एडजस्टमेंट्स, यानी कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की एडजस्टमेंट्स कैसे होती हैं वो हमें पढ़ना है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने स्टेट गवर्नमेंट के साथ एक रेसिप्रोकल अरेंजमेंट किया हुआ है, जिसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को फॉलो करनी होती है। इनकी दोनों के ऊपर यह जो अरेंजमेंट है वो बाइंडिंग है। तो आपको ये याद रखना है कि सेंट्रल और स्टेट के गवर्नमेंट के बीच में एक रेसिप्रोकल अरेंजमेंट हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग वो अपनी एडजस्टमेंट्स करते हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एडजस्टमेंट्स होती हैं स्टेट गवर्नमेंट के साथ ऐसे मैटर्स पे, जैसे पे एंड अलाउंसेस के मैटर हो गए, लीव सैलरी का मैटर हो गया, पेंशन से रिलेटेड मैटर, इस टाइप के मैटर्स की जो भी एडजस्टमेंट होती हैं उससे रिलेटेड रूल्स जीएआर के अपेंडिक्स 5 में दिए हुए हैं। एक कन्वेंशन है कि जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की ट्रांजैक्शंस हुई हैं उनका री ऑडिट होगा अगर उन पास्ट ट्रांजैक्शंस में एरर ऑफ क्लासिफिकेशन रहा है, और कितने साल बाद, 3 साल बाद। तो आपको ये याद रखना है। इंटर गवर्नमेंट एडजस्टमेंट्स जो होती हैं वो कब तक कर सकते हैं? 15 अप्रैल तक। तो 15 अप्रैल तक इंटर गवर्नमेंट एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं, और 15 अप्रैल को ही जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसका मार्च मंथ का अकाउंट क्लोज होता है। तो आपको ये इसलिए याद रखनी है डेट कि इसी तारीख तक इंटर गवर्नमेंट एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं, और इसी तारीख तक जो आरबीआई का मार्च मंथ का अकाउंट है वो क्लोज होता है। अभी हमने देखा कि गवर्नमेंट की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है उनके बीच में एक रेसिप्रोकल अरेंजमेंट हुआ है। उसी अरेंजमेंट से रिलेटेड क्या दिया गया है कि जब भी कोई गवर्नमेंट यानी कि सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट को कोई सर्विस प्रोवाइड करती है, सप्लाई करती है किसी चीज़ का, तो उसके जो चार्जेस हैं वो कैसे चार्ज किए जाएंगे। तो अगर उस चार्जेस की अमाउंट 1000 रुपये तक होती है तब कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाते, क्योंकि उन्हें पेटी चार्जेस कंसीडर किया जाता है। तो कोई भी मॉनेटरी क्लेम कंसीडर नहीं होता, वो फ्री में ही किया जाता है वो सर्विस। लेकिन अगर अमाउंट 1000 रुपये से ज़्यादा होती है तो कैश सेटलमेंट होता है, यानी कि चेक और डीडी से वो एडजस्टमेंट करते हैं। कोई बुक ट्रांसफ़र एंट्री नहीं करेंगे, सीधा कैश से पेमेंट की जाती है जो भी कोई सर्विस प्रोवाइड की है उसकी। अभी हमने देखा कि लिमिट क्या है? 1000 रुपये। ये जो लिमिट है वो जीएआर के अकॉर्डिंग है, गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल्स के अकॉर्डिंग ये लिमिट 1000 रुपये है। लेकिन जब हम जीएफआर में पढ़ते हैं तो ये लिमिट 10,000 दी हुई है। तो आपको ये याद रखना है कि जीएफआर के अकॉर्डिंग ये लिमिट 10,000 है, लेकिन जीएआर के अकॉर्डिंग 1000 है। तो आप कंफ्यूज मत होना। जो कॉमर्शियल डिपार्टमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट के अंडर वो ये रेसिप्रोकल अरेंजमेंट के परव्यू में नहीं आते, मतलब इनके ऊपर जो रेसिप्रोकल अरेंजमेंट के रूल्स हैं वो अप्लाई नहीं होते। तो जो कमर्शियल डिपार्टमेंट अगर कोई सर्विस या सप्लाई कर रहा है, कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो उसमें जितनी मर्जी अमाउंट हो, चाहे 1000 रुपये से कम हो, 1000 से ज़्यादा हो, तो उस केस में कैश लिया जाता है, मतलब सेटलमेंट होगी। कोई फ्री में काम नहीं होगा, और वो जो सेटलमेंट होगी वो चेक या डीडी के थ्रू ही होगी, चाहे जितनी मर्जी अमाउंट हो उस एक्सपेंडिचर की। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो दोनों गवर्नमेंट्स का क्या होना चाहिए? म्यूचुअल कंसल्टेशन होना चाहिए, तभी वो डाउट रिजॉल्व होगा। नेक्स्ट इज आर्टिकल 258, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या कहता है? जो प्रेसिडेंट है वो, उसके पास पावर है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ फंक्शंस स्टेट गवर्नमेंट को दे सकती है, लेकिन उसे पहले स्टेट गवर्नमेंट का कंसेंट लेना पड़ेगा। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के कंसेंट के साथ प्रेसिडेंट सेंटर के कुछ फंक्शंस स्टेट गवर्नमेंट को दे सकती है।
और आर्टिकल 258 के क्लोज 3 में क्या कहा गया है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई काम स्टेट गवर्नमेंट परफॉर्म करती है तो उसके जो चार्जेस हैं सेंट्रल गवर्नमेंट उसे रीइंबर्स करेगी। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट होता है तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को रेफर किया जाता है। पैसों का मामला है तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को ही देखेंगे, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से पूछा जाता है, कंसल्ट किया जाता है अगर कोई भी डाउट होता है इससे रिलेटेड। अभी हमने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को रिम्बर्स करती है चार्जेस जब स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई फंक्शन परफॉर्म करती है। अगर उस चार्जेस की अमाउंट 50,000 तक होती है पर एनम, तब उस केस में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एक 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट हर साल कुछ फिक्स्ड सम स्टेट गवर्नमेंट को पे करती है और उस अमाउंट का रिव्यू किया जाता है हर 5 साल बाद। लेकिन अगर ये अमाउंट की वैल्यू 50,000 से ज़्यादा होती है तब क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट से एक एनुअल स्टेटमेंट लेती है कि क्या प्रपोज्ड चार्जेस हैं और किस टाइम पे लेती है वो, जिस टाइम उसे बजट प्रिपेयर करना होता है। तो आपको ये याद रखना है, यानी कि जब अमाउंट चार्जेस की अमाउंट 50,000 तक होती है तब 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। लेकिन जब 50,000 से ज़्यादा होती है तो स्टेट गवर्नमेंट से एक एनुअल स्टेटमेंट ली जाती है प्रपोज्ड चार्जेस की एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बजट। अब चार्जेस को कैसे क्लासिफाई किया जाता है, किस हेड में किया जाएगा वो देख लेते हैं। जब सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट को कोई फंक्शन दिया जाता है और उस फंक्शन को परफॉर्म करते हुए स्टेट गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा स्टाफ एम्प्लॉय करना पड़ता है, तो उसका जो एक्सपेंडिचर है वो कैसे चार्ज करेगी स्टेट गवर्नमेंट। तो पहले तो वो अपनी अकाउंट में चार्ज करती है, नॉर्मल जो हेड है स्टेट गवर्नमेंट के उसी में चार्ज करेगी, बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट उसे रीइंबर्स कर देगी लमसम में। लेकिन अगर ऐसे टाइप के एक्सपेंडिचर है, मतलब ऐसा टाइप का काम दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट को, जैसे कंस्ट्रक्शन करनी है आपको या मेंटेनेंस करनी है नेशनल हाईवेज की, इस टाइप का काम स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है, उस केस में क्या होता है कि जो सारा एक्सपेंडिचर है वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट को ही चार्ज किया जाता है। तो आपको ये याद रखना है, जब इस टाइप का काम हो जैसे कंस्ट्रक्शन या मेंटेनेंस ऑफ नेशनल हाईवे, जब सेंट्रल गवर्नमेंट इस टाइप का काम स्टेट गवर्नमेंट को देती है तो स्टेट गवर्नमेंट इस काम का जो एक्सपेंडिचर होता है वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट को चार्ज करती है। जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट इसे पे नहीं कर देती, रिम्बर्स नहीं कर देती, तब तक इसे किस पे चार्ज किया जाता है, सस्पेंस हेड में रखा जाता है। कौन से अकाउंट में, 8658 पीओ सस्पेंस, इस हेड के अंडर उस अमाउंट को रखा जाता है। जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट उसे पे कर देती है तो इसे क्लियर कर दिया जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कैसे क्लासिफिकेशन होती है चार्जेस की। अब आर्टिकल 258A क्या कहता है, जैसे प्रेसिडेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के फंक्शंस को स्टेट गवर्नमेंट को अलॉट कर देती है, ऐसे ही गवर्नर स्टेट गवर्नमेंट के कुछ फंक्शंस सेंट्रल गवर्नमेंट को दे सकती है, लेकिन पहले उसे सेंट्रल गवर्नमेंट का कंसेंट लेना पड़ेगा। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसेंट के साथ गवर्नर स्टेट गवर्नमेंट के कुछ फंक्शंस सेंट्रल गवर्नमेंट को दे सकता है। तो आपको ये याद रखना है, आर्टिकल 258 का क्लोज 3, आर्टिकल 258A, तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, तो आपको ये सब याद रखने हैं। एडजस्टमेंट्स विथ फॉरेन गवर्नमेंट्स आउटसाइड बॉडीज़, तो हमें देखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारी है वो फॉरेन गवर्नमेंट के साथ कैसे एडजस्टमेंट करती है। अब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने फॉरेन गवर्नमेंट को कोई सर्विस प्रोवाइड करनी है या किसी नॉन गवर्नमेंट बॉडी को, तो वो उसे सर्विस तभी प्रोवाइड करेगी जब वो जो नॉन गवर्नमेंट बॉडी है, फॉरेन गवर्नमेंट है, उसे एडवांस पेमेंट करेगी। यानी कि एडवांस पेमेंट लिया जाता है फिर सर्विस प्रोवाइड की जाती है। तो आपको ये याद रखना है, जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट किसी फॉरेन गवर्नमेंट को कोई सर्विस प्रोवाइड करेगी तो पहले एडवांस पेमेंट लेगी, और जब भी किसी फॉरेन बॉडी से या नॉन गवर्नमेंट बॉडी से सर्विसेज के चार्जेस लिए जाते हैं तो उसे कैसे क्लासिफाई किया जाता है, एज रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है कि जो भी फॉरेन बॉडी या नॉन गवर्नमेंट बॉडी पेमेंट करती है सर्विसेज की तो उसे एज रिसीट ऑफ गवर्नमेंट कंसीडर किया जाता है। लेकिन जब गवर्नमेंट
कोई सर्विस कर रही है एज एन एजेंट, सिर्फ एजेंट की तरह काम कर रही है, तब उस केस में जो पैसे मिल रहे हैं वो हम रिसीट में नहीं काउंट करेंगे, उसे एज रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर लेंगे। यानी कि इस केस में रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर कंसीडर किया जाएगा उस पैसे को। यानी कि गवर्नमेंट जब एज एन एजेंट वर्क करती है, एज एन एजेंट सर्विस प्रोवाइड करती है किसी फॉरेन गवर्नमेंट को या नॉन गवर्नमेंट बॉडी को, तो उस केस में जो भी रिकवरी हो रही है यानी कि जो भी कॉस्ट मिल रही है उस सर्विस की, वो उसे हम एज रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर लेंगे। तो आपको ये याद रखना है कब रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट कंसीडर किया जाएगा और कब रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर लिया जाएगा। अब मान लो कि जो फॉरेन बॉडी है या नॉन गवर्नमेंट बॉडी है वो पेमेंट करने में असफल है, यानी कि दे नहीं पा रही वो, तो उस केस में जो रिलैक्सेशन है, गवर्नमेंट ने अगर रिलैक्सेशन देनी है तो कैसे देगी, वो सिर्फ ग्रांट इन एड की फॉर्म में देगी। तो आपको याद रखना है कि कोई भी रिलैक्सेशन देनी है फॉरेन बॉडी को तो वो किस फॉर्म में दिया जाएगा, ग्रांट इन एड की फॉर्म में। ये नहीं कि बिल्कुल ही पेमेंट को माफ़ कर दिया, ऐसा कभी नहीं होगा, यानी कि रेमिशन ऑफ ड्यूज नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि पेमेंट की रिलैक्सेशन कैसे दी जाएगी, थ्रू ग्रांट इन एड रादर देन रेमिशन ऑफ ड्यूज। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो शेड्यूल्स हैं उन एक शेड्यूल में दिया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या काम है, स्टेट गवर्नमेंट के क्या काम है और दोनों के क्या काम है। एज यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट सबने पढ़ा होगा। तो जो हमारी यूनियन लिस्ट है उसकी 10th एंट्री में बोला गया है कि जो दो गवर्नमेंट्स या दो कंट्रीज़ के बीच की जो बाउंड्रीज हैं उससे रिलेटेड जो भी चार्जेस हैं मेंटेनेंस के, डिस्प्यूट्स के, वो कौन बियर करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि जो हमारा जो कंट्री है जो दूसरी कंट्रीज़ के साथ, फॉरेन कंट्रीज़ के साथ बाउंड्रीज शेयर करती है, बॉर्डर जो शेयर करती है, उसकी मेंटेनेंस के जो चार्जेस हैं या डिमार्केशन के, डिस्प्यूट से रिलेटेड जो भी चार्जेस हैं वो कौन बियर करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम कंसीडर किया जाता है, यूनियन लिस्ट में इसे एडिट किया गया है। तो अब हमारी जो इंडिया और फॉरेन कंट्री के बीच में जो बाउंड्री है उसकी जो मेंटेनेंस के चार्जेस हैं वो किसको चार्ज किए जाते हैं, वो दोनों कंट्रीज़ को इक्वली पे करने होते हैं। यानी कि 50% इंडिया पे करेगा, 50% दूसरी कंट्री पे करेगी, यानी कि 50-50 डिवाइड होता है दोनों कंट्रीज़ के बीच में इक्वली। लेकिन अगर दूसरी कंट्री अपना शेयर नहीं देती तो उस केस में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को ही 100% पे करना पड़ता है। अब कुछ एक्सेप्शन है, जैसे भूटान गवर्नमेंट है, यानी कि जो हमारी इंडिया और भूटान के बीच में बाउंड्री की मेंटेनेंस है उसका जो सारा खर्चा है वो कौन उठा रही है, इंडियन गवर्नमेंट ही। भूटान गवर्नमेंट कुछ भी पे नहीं करती, सारा जो शेयर है भूटान गवर्नमेंट का भी वो कौन पे करती है, इंडियन गवर्नमेंट ही पे करती है। तो ये आपको एक्सेप्शन पता होना चाहिए, इस बार क्वेश्चन आया हुआ था। ऐसे नेपाल गवर्नमेंट के केस में भी जो मेंटेनेंस के चार्जेस हैं उससे रिलेटेड कुछ स्पेशल अरेंजमेंट है इंडिया और नेपाल के बीच में, आपको ये दोनों पता होने चाहिए। अभी तक हमने पढ़ा है इंटर गवर्नमेंट एडजस्टमेंट्स कैसे होती हैं, अब हमें पढ़ना है इंटर डिपार्टमेंटल एडजस्टमेंट्स कैसे होती हैं। इंटर डिपार्टमेंटल एडजस्टमेंट्स, इसे पढ़ने के लिए हमने डिपार्टमेंट्स को दो टाइप के डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन से, सर्विस डिपार्टमेंट एंड कॉमर्शियल डिपार्टमेंट्स। तो दो टाइप के डिपार्टमेंट हैं, सर्विस डिपार्टमेंट, कॉमर्शियल डिपार्टमेंट। सर्विस डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट्स होते हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट पे, मतलब सर्विस प्रोवाइड करने के कोई भी चार्जेस नहीं लेते, यानी कि वो बनाए इसलिए गए हैं कि वो कुछ गवर्नमेंट का फंक्शन परफॉर्म करें। जैसे हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, जस्टिस डिपार्टमेंट हो गया। तो ये डिपार्टमेंट्स बने इसलिए हैं कि वो अपने पर्टिकुलर फंक्शंस परफॉर्म करें और ये सर्विसेज प्रोवाइड करें, तो वो इसके लिए चार्जेस नहीं ले सकते। तो ऐसे डिपार्टमेंट्स को सर्विस डिपार्टमेंट्स कहते हैं। लेकिन जो कमर्शियल डिपार्टमेंट्स होते हैं वो कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट का फंक्शन परफॉर्म नहीं करते, वो कुछ अलग टाइप के सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए हैं और वो उन सर्विसेज को के लिए चार्ज भी लेते हैं। मतलब जब भी कमर्शियल डिपार्टमेंट कोई सर्विस प्रोवाइड करेगा तो उसके चार्जेस लेता है।
तो आपको दोनों में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए कि सर्विस डिपार्टमेंट ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए चार्जेस नहीं लेते, लेकिन कॉमर्शियल डिपार्टमेंट्स चार्जेस लेते हैं। अब जो हमारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, चाहे वो कमर्शियल हो या नॉन कमर्शियल हो, तो वो एक दूसरे से जब भी पेमेंट का क्लेम करते हैं तो उन्हें उसी फाइनेंशियल ईयर में क्लेम करना होता है जिस फाइनेंशियल ईयर में वो क्लेम हुआ है। तो आपको ये याद रखना है। हमने देख लिया कि सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से कोई भी चार्ज नहीं लेता अगर वो कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि उसी के लिए वो बना है जिस सर्विस को वो प्रोवाइड कर रहा है। अब लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शंस हैं, जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है। अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट किसी और डिपार्टमेंट को फॉरेस्ट प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है तो वो उससे चार्जेस लेता है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए, एक्सेप्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसे ही अगर कोई और डिपार्टमेंट जेल के जो हमारे वो होते हैं कैदी होते हैं, कन्विक्ट लेबर को अपॉइंट करते हैं अपने किसी काम के लिए, तो उसके लिए वो चार्जेस लेंगे। लेकिन अगर जो दूसरा डिपार्टमेंट है वो जेल का ही कोई काम कर रहा है, तब वो कन्विक्ट लेबर को अपॉइंट कर रहा है, उससे काम ले रहा है, तब कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए। ऐसे ही हमने पहले देखा था जो कमर्शियल डिपार्टमेंट है वो जब भी कोई सर्विस प्रोवाइड करेंगे या उन्हें कोई सर्विस प्रोवाइड की जाएगी तो उससे चार्जेस लिए जाएंगे। एक और एक्सेप्शन है, जो सेंट्रल वाटर कमीशन है, ऐसे ही सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है, अगर वो कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कमर्शियल डिपार्टमेंट को तो वो उनसे चार्जेस लेते हैं। हमने वैसे भी देखा कि कमर्शियल डिपार्टमेंट चार्जेस पे भी करता है और लेता भी है। तो सेंट्रल वाटर कमीशन और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी जब भी कोई सर्विस प्रोवाइड करती है या कोई एडवाइस देती है कमर्शियल डिपार्टमेंट को तो वो उससे चार्जेस लेती है, लेकिन दो केसेस में उनसे चार्जेस नहीं लेगी। वो कब नहीं लेती? अगर वो जो एडवाइस प्रोवाइड कर रही है वो उस एडवाइस के लिए जो डाटा है उसके पास पहले से ही था उस कमीशन के पास, तब वो चार्जेस नहीं लेती। और उस चार्जेस की अमाउंट अगर 100 रुपये तक है तब भी नहीं लिए जाते। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर पीडब्ल्यूडी के बिहाफ पे कोई और डिपार्टमेंट, जैसे सिविल डिपार्टमेंट है हमारी गवर्नमेंट का, वो पीडब्ल्यूडी के बिहाफ पे कोई लैंड को एक्वायर करता है तो जो चार्जेस हैं वो किस पे चार्ज होंगे, सिविल डिपार्टमेंट को या पीडब्ल्यूडी को? वो चार्जेस किसको डेबिटेबल होंगे? पीडब्ल्यूडी को। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि पीडब्ल्यूडी के लिए लिया ना सिविल डिपार्टमेंट ने लैंड, तो पीडब्ल्यूडी को ही चार्ज किया जाएगा। अगर कोई लैंड है वो 2 या 2 से ज़्यादा सर्विस डिपार्टमेंट ने एक साथ ली है तो उसकी जो कॉस्ट है उस लैंड की किसको चार्ज की जाएगी? उस डिपार्टमेंट को जिसके पास मेजर पोर्शन आएगा उस लैंड का। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा सर्विस डिपार्टमेंट्स एक लैंड को एक साथ खरीदते हैं तो उसकी जो कॉस्ट है वो किसको चार्ज की जाएगी? उस डिपार्टमेंट को जिसके पास मेजर पोर्शन आएगा उस लैंड का। अगर यही लैंड 2 या 2 से ज़्यादा कमर्शियल डिपार्टमेंट्स एक साथ लेते हैं तो जो कॉस्ट है लैंड की वो किसको चार्ज की जाएगी? सभी डिपार्टमेंट्स को ऑन प्रो रेटा बेसिस। तो आपको ये दोनों पॉइंट पता होने चाहिए। सर्विस डिपार्टमेंट्स के केस में जिसके पास मेजर पोर्शन आएगा उस लैंड का उस डिपार्टमेंट को सारी कॉस्ट चार्ज की जाएगी, लेकिन कमर्शियल डिपार्टमेंट्स के केस में सभी डिपार्टमेंट्स के बीच में वो कॉस्ट डिवाइड होगी। अब कोई डिपार्टमेंट है उसे लैंड को एक्वायर करना है, यानी कि एक्विजिशन ऑफ लैंड करनी है किसी डिपार्टमेंट को। अगर उस काम के लिए वो स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट करता है, डिपार्टमेंट अगर किसी स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट करता है लैंड की एक्विजिशन के लिए, तो उस स्पेशल ऑफिसर की जो पे एंड अलाउंसेस हैं वो किसको चार्ज की जाएंगी? उस लैंड की कॉस्ट को ही चार्ज की जाएंगी। साथ ही साथ एक्विजिशन से रिलेटेड जो भी एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस हैं या दूसरे कंटिजेंसी चार्जेस हैं वो सारे किसको चार्ज किए जाएंगे? उस लैंड की कॉस्ट को। लेकिन अगर यही काम सिविल ऑफिसर के थ्रू करवाया जाता है तो उस केस में सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के चार्जेस या कंटिजेंसी के चार्जेस जो भी एक्विजिशन के टाइम पे लगे हैं वो चार्ज किए जाएंगे लैंड को। पे एंड अलाउंसेस इस केस में चार्ज नहीं किए जाते लैंड को।
तो आपको ये याद रखना चाहिए, स्पेशल ऑफिसर की जो पे एंड अलाउंसेज हैं वो भी लैंड को चार्ज की जाएगी, क्योंकि स्पेशली अपॉइंट किया गया है ना किसी ऑफिसर को बाहर से एक्विजिशन करवाने के लिए, तो उसकी पे अलाउंसेज भी लैंड की कॉस्ट को ही चार्ज कर दी जाएंगी। अब हमारा जो डिफेंस डिपार्टमेंट है, जब वो किसी सिविल डिपार्टमेंट की बिल्डिंग को लेता है किसी नॉन रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, तो उसके लिए कोई भी चार्जेस उसे पे नहीं करने होंगे। और ऐसे ही अगर सिविल डिपार्टमेंट किसी डिफेंस डिपार्टमेंट की किसी बिल्डिंग को लेता है नॉन रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, तो कोई भी चार्जेस पे नहीं किए जाते, यानी कि आपस में वो दोनों एक दूसरे को फ्री में बिल्डिंग प्रोवाइड कर देते हैं। आपको ये पता होना चाहिए। अगर CPWD किसी और डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट की किसी और डिपार्टमेंट के लिए कोई काम करती है, तो अपने सर्विस प्रोवाइड करने के वो चार्जेस लेती है एज इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस एंड टूल एंड प्लांट चार्जेस। तो इस चार्जेस को वो जो लिवाई करती है किस बेसिस पे करती है, परसेंटेज बेसिस पे। तो आपको पता होना चाहिए CPWD भी क्या एक सर्विस डिपार्टमेंट है वैसे तो, लेकिन जब वो किसी और डिपार्टमेंट के लिए काम करती है तो वो इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस और टूल एंड प्लांट चार्जेस को लिवाई करती है। तो आपको ये पता होना चाहिए। इसके साथ ही चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।